दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विद यशवंत साध में। हम आज जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है कार्यपालिका, और कार्यपालिका में आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। वैसे कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता होते हैं। आज की वीडियो में देखेंगे हम मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो कि वास्तविक कार्यपालिका है, ठीक है। संवैधानिक कार्यपालिका के रूप में तो होते हैं राज्यपाल, राज्य सरकार के मामले में, परंतु वास्तविक कार्यपालिका जो होती है वो मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री होते हैं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। राज्य मंत्री परिषद का गठन किस तरह से होता है, जो वास्तविक कार्यपालिका है मंत्रिपरिषद, उसका गठन कैसे होता है। उसमें सबसे पहले उस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है, प्रधान होता है, वो मुख्यमंत्री होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। यहाँ जो हम ये पढ़ रहे हैं, वैसे लोकसभा में जो लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं उनको प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राज्य लेवल पर राज्यपाल है वो विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं, और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है, ठीक है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। मंत्रियों का चयन, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री के बाद होता है मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद। तो उसमें मंत्रियों का चयन, अन्य मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री करके विभागों की सूची राज्यपाल को देता है। मुख्यमंत्री जो होता है वो अन्य मंत्रियों का चयन करके उनके विभागों की सूची राज्यपाल को देते हैं, और फिर मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या का निर्णय भी मुख्यमंत्री ही करते हैं कि किस मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य रहेंगे, इसका निर्णय भी मुख्यमंत्री करते हैं। 51वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को विधानसभा सदस्य का 15% रखा गया है। जो मंत्रिपरिषद का आकार है वो जितने भी विधानसभा के मेंबर हैं, जितने भी एमएलए हैं, उनका 15% रखा गया है। ये संविधान में संशोधन किया गया था कि भाई इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं होंगे। जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं, एमएलए हैं, उनकी संख्या का 15% ही मंत्रिपरिषद में रहेंगे। राज्य के सभी क्षेत्रों वर्गों को मंत्रिपरिषद में न्याय संगत ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जितने भी क्षेत्र हैं राज्य में, जितने भी वर्ग हैं, उन सभी को मुख्यमंत्री हैं वो मंत्रिपरिषद में न्याय संगत ढंग से प्रतिनिधित्व देते हैं, ताकि सबकी अपनी जो इच्छाएं हैं, सबके अपने कार्य हैं, वो ठीक ढंग से हो सकें। सामान्यतः मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही दल में से मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। ऐसा बहुत कम होता है कि मुख्यमंत्री किसी दूसरे दल के व्यक्ति को अपने मंत्रिपरिषद में शामिल करे, ऐसा बहुत कम होता है। जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अपनी ही पार्टी के जो हैं एमएलए, उनमें से ही मंत्रिपरिषद या मंत्री पद देते हैं। मंत्रियों की योग्यताएं, जो भी मंत्री बनते हैं उनकी क्या योग्यताएं होती हैं। पहला है विधानमंडल के किसी भी सदन का वो सदस्य होना चाहिए, चाहे वो विधान परिषद हो या विधानसभा हो, दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो वही मंत्री बन सकता है। यदि वह सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर सदस्यता लेना आवश्यक है। ये ठीक वैसा ही है जैसा हमने केंद्र सरकार में पढ़ा था। अगर वो सदस्य नहीं है किसी भी सदन का तो 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता लेनी आवश्यक है। मंत्रियों का कार्य विभाजन, किस प्रकार से मंत्रियों का कार्य होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार मंत्रियों में कार्य विभाजन करता है। जो भी राज्यपाल हैं वो मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार मंत्रियों को कार्य विभाजन करते हैं, परंतु ये व्यावहारिक रूप में मुख्यमंत्री ही करते हैं। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, जितने भी मंत्री बनते हैं उनको शपथ ग्रहण का कार्य कैसे होता है। राज्यपाल के समक्ष कर्तव्य पालन की और गोपनीयता की, पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है मंत्रियों को राज्यपाल के सामने। मंत्रियों की श्रेणियाँ, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हमने लोकसभा वाले टॉपिक में पढ़ा था। यहाँ पर फिर राज्य सरकार में देख लेते हैं। 3 श्रेणियाँ होती हैं मंत्रियों की। कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य, दूसरा राज्य मंत्री, और तीसरा उपमंत्री। और इसमें महत्वपूर्ण होता है कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल, फिर सेकेंड लेवल पर राज्य मंत्री और थर्ड लेवल पर उपमंत्री। कैबिनेट द्वारा ही, यानी जो मुख्य मंत्रिमंडल है, सर्वोच्च जो प्रशासन की इकाई है, कैबिनेट द्वारा ही सामूहिक रूप से शासन की नीति का निर्धारण किया जाता है। मुख्य रूप से होती है कैबिनेट या मंत्रिमंडल, उसके द्वारा ही शासन की नीति का निर्धारण किया जाता है।
कुछ राज्य मंत्रियों को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है और कुछ कैबिनेट मंत्री के कार्यों में हाथ बटाते हैं। ठीक है, सेकेंड लेवल पर आते हैं राज्य मंत्री, तो किसी को स्वतंत्र प्रभार मिल जाता है राज्य मंत्री में, परंतु ज़्यादातर कैबिनेट मंत्री के जो कार्य हैं उनमें हाथ बटाते हैं। और तीसरे हैं उप मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। ये सेम प्रोसेस वही है जो हमने केंद्र सरकार में पढ़ा था। अगला है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। अधिकतम 5 वर्ष का कार्यकाल होता है मंत्रिपरिषद का, परंतु यदि विधानसभा में विश्वास मत हासिल न हो और विश्वास मत नहीं मिल पाए तो फिर वो विधानसभा भंग हो जाती है, वो मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। और ये सा हमने कई बार देखा है, कई बार हम अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में देखते हैं कि कहीं पर सरकार गिर जाती है और कहीं पर बीच में ही कोई दूसरी सरकार बन जाती है। ऐसा कई बार उदाहरण हमारे सामने आता है। तो इसका मेन रीज़न ये होता है कि विधानसभा में विश्वास मत का ख़त्म हो जाता है तो वो फिर उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाता है और फिर दूसरी सरकार बन जाती है। सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये वैसे ही जैसे लोकसभा के प्रति वो उत्तरदायी होते हैं केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में जो विधानसभा है उसके प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे या किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार करते तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, विधानसभा जो है वो उनके ऊपर कंट्रोल करती है, जितना भी मंत्रिमंडल है उनके ऊपर, और ये ज़रूरी भी है, सभी मंत्रिमंडल के ऊपर विधानसभा का कंट्रोल होता है। वेतन और भत्ते, मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्ते क्या क्या होते हैं मंत्रियों के। अनुच्छेद 164(5) के अनुसार मंत्रियों के वेतन और भत्ते निश्चित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद मिल करके मंत्रियों के वेतन और भत्ते तय करते हैं, और ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 164(5) जो उसका क्रम संख्या उसमें लिखा हुआ है। वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद जो हम पढ़ रहे हैं उसमें मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली पढ़ते हैं। अब मंत्रिपरिषद की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मंत्रिमंडल है। जो भी अपन ने देखा था, जो कैबिनेट होता है वो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। मुख्यमंत्री जब चाहे तब इसकी बैठक बुला सकता है, क्योंकि ये जो मंत्रिमंडल है उसका मुखिया या उसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है, तो जब चाहे तब उसकी बैठक बुला सकता है। और सामान्यतः सप्ताह में एक बार बैठक होती है कि राज्य की जो नीति निर्धारण करना है, योजनाएं लगाना है या व्यवस्था जो स्थापित करनी है, कार्यपालिका जो काम करती है उस सब के लिए सप्ताह में एक बार उनको सामान्य रूप से बैठक होती है। ये जो मंत्रिमंडल की बैठक है उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं और बैठक का कोई कोरम या गणपूर्ति नहीं होता है। ठीक है ना। ये दोस्तों, ये जो कोरम होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कोई भी बैठक हो या जैसे कोई सदन की कार्रवाई हो तो उसमें एक आवश्यक आंकड़ा होता है कि भाई इतने मेंबर होंगे या इतने सदस्य होंगे तो ही हमारी बैठक आगे चलेगी, तो इससे कम होंगे तो बैठक नहीं होगी या बैठक को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बैठक होती है मंत्रिमंडल की, तो उसकी अध्यक्षता जो मुख्यमंत्री करते हैं, तो यहाँ बैठक का कोई कोरम या गणपूर्ति नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि उस बैठक में कोई न्यूनतम आंकड़ा ज़रूरी नहीं कि इतने हो तो ही बैठक होगी। ठीक है ना। कितने भी उसमें मंत्री आ जाएं ये बैठक हो जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि बैठक का कोई कोरम या गणपूर्ति नहीं होता है। इसका मतलब कि जितनी भी संख्या हो वो बैठक होगी। मंत्रिमंडल की कार्यवाही के दो मुख्य नियम हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व और गोपनीयता। जो भी मंत्रिमंडल कार्यवाही करता है या जो भी मंत्रिमंडल की बैठकें होती है उनमें जो तय होता है उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है उन सभी का, कोई एक किसी के ऊपर नहीं होता कि या इसने किया ऐसा किया। और दूसरी होती है गोपनीयता। दोनों समझते हैं क्या होते हैं। जैसे पहला है गोपनीयता। मंत्रिमंडल के बैठकों के सभी निर्णय एक मत से लिए जाते हैं, चाहे उसमें कोई असहमत हो तो भी उसको बाद में सहमत कर लिया जाता है। तो जितने भी निर्णय होते हैं वो एक मत से लिए जाते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व हो गया सबका। ठीक है, एक मत से लिया जाना यानी सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। और गोपनीयता का मतलब होता है कि वे सभी गोपनीय रखे जाते हैं, वो किसी को बाहर बताए नहीं जाते। फिर बाद में जब वो उसका क्रियान्वयन होता है तब उसको बाहर लाया जाता है।
तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व और गोपनीयता उस मंत्रिमंडल की कार्रवाई के दो मुख्य नियम होते हैं। अगला है मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ और कार्य, क्या क्या उनकी शक्तियाँ हैं और क्या कार्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 163 के द्वारा राज्यपाल को राज्य शासन के संबंध में जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, व्यवहार में उन सब का उपयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए ये जितने भी राज्यपाल को अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 163 के द्वारा, वो सभी अधिकारों का जो क्रियान्वयन है वो सभी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। केवल राज्यपाल उसके ऊपर हस्ताक्षर की अथॉरिटी रखते हैं, बाकी कार्य सभी मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद शासन संबंधी निर्णय लेती है और मुख्यमंत्री इन निर्णयों से राज्यपाल को सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी जैसे वहाँ पर अपने मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में प्रधानमंत्री एक सेतु की तरह काम कर रहे थे, वहाँ यहाँ पर भी मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में मुख्यमंत्री एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं, जो मुख्यमंत्री इन निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करते हैं। तो एक एक जो अलग अलग शक्तियां हैं, उनके जो कार्य हैं वो पढ़ते हैं। पहला है शासन की नीति निर्धारित करना। तो मंत्रिमंडल जो वास्तविक कार्यपालिका है, वास्तव में जो कार्य करती है वो शासन की नीति का निर्धारण करती है। यह गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ये जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों की नीति का निर्धारण करती है और उनके कार्य रूप में परिणति, जो भी नीति बनाई उसकी कार्य रूप में परिणति मंत्रिपरिषद के द्वारा की जाती है। व्यवस्थापिका में जो भी काम बने, निर्धारण हुए, उन सभी विभागों के निर्धारण, जो भी नीतियाँ बनी हैं उन सबकी कार्य रूप में परिणति, कार्यपालिका जो है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा ही की जाती है। दूसरा है उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श। जो भी उच्च पद पर अधिकारी हैं, उच्च पदों पर नियुक्ति करनी है, उसमें राज्यपाल को परामर्श देने का काम मंत्रिपरिषद करती है। संविधान के अनुसार राज्यपाल महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल है वो इन सब की नियुक्ति करता है, परंतु व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा यह सभी नियुक्तियां मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर ही की जाती हैं। नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल को है, परंतु ये परामर्श जो होती है वो मंत्रिपरिषद देती है। तो वास्तविक रूप से वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है। अगली शक्ति है मंत्रिपरिषद की विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व। मंत्रीगण विधानसभा और विधान परिषद में सदस्यों के प्रश्नों और आलोचना के उत्तर देते हैं। सदन के सामने उनको प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो विपक्ष के द्वारा हो या किसी और के द्वारा। सदन के जो भी सदस्य हैं वो प्रश्न पूछते हैं और जो उनकी आलोचनाएं होती हैं उन सब के उत्तर देने का काम मंत्रीगणों का है, जो मंत्रिपरिषद के जो भी विभागाध्यक्ष होते हैं उन सभी के। कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। मंत्रिपरिषद का एक अधिकार या शक्ति ये भी है कि वो कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करते हैं। विधानमंडल में कौन सा विधायक और किस क्रम में प्रस्तुत होगा, इसका निर्णय मंत्रिपरिषद करते हैं। ठीक है, विधानमंडल जो हमारे हैं राज्य के, विधान परिषद, विधानसभा, उनमें विधेयक जो भी प्रस्तुत होगा, जो भी विधेयक, जो भी प्रस्ताव प्रस्तुत होगा, उसका निर्णय किस क्रम में होगा और कौन सा होगा, ये मंत्रिपरिषद ही तय करते हैं। फिर है बजट तैयार करवाना। मंत्रिपरिषद द्वारा निश्चित की गई नीति के आधार पर ही वित्त मंत्री वार्षिक बजट विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद है वो नीति तय करते हैं, क्योंकि जो संपूर्ण वर्ष भर का आय व्यय का ब्यौरा होता है उसमें कौन से विभाग से कितना आना, कितना जाना, और ये जितना भी होता है वो तो सभी मंत्री जितने भी हैं विभागों के, वो सभी बैठ करके तय करते हैं। तो उनके द्वारा जो निश्चित नीति होती है उसके आधार पर ही वित्त मंत्री वार्षिक बजट विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं और बजट को पारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का होता है। उस बजट को पारित करने का उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी जो होती है वो भी मंत्रिपरिषद की होती है। तो बजट संबंधी, बजट को तैयार करवाना, फिर पारित करना, ये काम मंत्रिपरिषद का है। मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है दोस्तों, वो मुख्यमंत्री होता है, जो प्रधान होता है। जैसे राज्य सरकार में तो मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री कहलाता है, और केंद्र सरकार में जो अपना मंत्रिपरिषद है या मंत्रिमंडल है उसका मुखिया प्रधानमंत्री कहलाता है। तो उधर जो हमने प्रधानमंत्री में जो भी चीज़ें पढ़ी थी वो लगभग सेम अधिकार, जो सेम शक्तियां हैं वो सब मुख्यमंत्री को है। पर मुख्यमंत्री की ये सब चीज़ें, अधिकार, शक्तियां पढ़ने से पहले बाकी चीज़ों को हम देख लेते हैं। मुख्यमंत्री को पढ़ते हैं अपन।
राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। मंत्रिपरिषद का प्रधान तो होता ही है, हमने पढ़ा कि मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है ये मुख्यमंत्री, परंतु कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है राज्य लेवल पर वास्तविक प्रधान जो कार्यपालिका का राज्य लेवल पर है वो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है? संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल नियुक्त करता है। संविधान में अनुच्छेद 164 में लिखा गया है कि विधानसभा में जिस पार्टी को ज़्यादा अपने सीटें मिली हैं उसके आधार पर बहुमत दल का जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री के रूप में आता है और राज्यपाल फिर उनकी नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री के रूप में। मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्य, उनकी शक्तियाँ और कार्य क्या हैं? पहला है मंत्रिपरिषद का निर्माण। जो भी मंत्रिपरिषद अभी अपन ने पढ़ा था कि जो विभाग होते हैं उन सभी विभागों के जो मंत्री होते हैं उन मंत्रियों को अपने अपने विभाग देना, उस मंत्रिपरिषद का निर्माण करने का कार्य मुख्यमंत्री का है। सभी को अपनी इच्छा अनुसार वो मंत्री पद देते हैं। अगला है मंत्रियों में कार्य का बंटवारा और परिवर्तन। मुख्यमंत्री उन मंत्रियों में कार्य का बंटवारा करते हैं कि कौन सा कार्य कौन करेगा और फिर उनमें चाहे तो परिवर्तन भी कर सकते हैं कि भाई ये मंत्रिमंडल या ये विभाग इनको, ये विभाग उनको। इस तरह से ये मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा विभाग का मंत्री कौन रहेगा। अगला है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो भी मंत्रिमंडल होता है, जितने भी विभाग होते हैं अपने, उन सभी की जो बैठकें होती हैं उन सभी का अध्यक्षता वही मुख्यमंत्री करते हैं और उनका जो कार्य होता है उनके संचालन में सभी के ऊपर जो बॉस होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। जितने भी विभाग हैं हमारे जो अपने शासन चलाने के लिए विभाग बनते हैं, शिक्षा, गृह, फिर स्वास्थ्य, ये जितना जो भी विभाग है उन सभी विभागों में आपस में समन्वय बिठा के शासन को संभालना मुख्यमंत्री का कार्य होता है। तो उन विभागों में एक विभाग से दूसरे विभाग में जो भी एक दूसरे पर कभी कभी निर्भरता भी होती है उन विभागों में कि ये कार्य उनके बिना नहीं हो सकता, तो उन विभागों में समन्वय करके शासन को चलाने का कार्य मुख्यमंत्री का है और ये मुख्यमंत्री की शक्ति है कि उन सभी विभागों में वो समन्वय स्थापित करके शासन व्यवस्था को चलाते हैं। अगला है मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य। दोस्तों ये जितने भी कार्य अपन पढ़ रहे हैं वो सभी कार्य केंद्र सरकार पर देखेंगे तो केंद्र सरकार में ये सभी कार्य प्रधानमंत्री के भी वही हैं। जैसे वहाँ पर भी ये था कि जो मंत्रिपरिषद है और राष्ट्रपति है उनके बीच में संबंध स्थापित करने का कार्य प्रधानमंत्री करते हैं, तो राज्य लेवल पर मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य मुख्यमंत्री करते हैं। अगला है विधानसभा का नेता। विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वो मुख्यमंत्री होता है और वही मंत्रिमंडल का भी मेन प्रधान होता है। तो विधानसभा का नेता वही माना जाता है, मुख्यमंत्री माना जाता है। तो विधानसभा के नेता के रूप में ये उनकी महत्वपूर्ण शक्ति है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।